नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गरासिया। हम रीट लेवल 1 का रिवीजन बैच देख रहे थे और इसमें हमने अब तक 2 क्लासें देखी है। उसमें हमने पहली यूनिट के बारे में बात करी थी, यूनिट फर्स्ट, यानी कि यूनिट फर्स्ट क्या, पूर्ण संख्या, गणितीय संक्रिया क्या है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने देखा है और उसके हमने 2 क्लासें कंप्लीटली देख ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे और उसके साथ साथ जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ आप उनका रिवीजन भी करते रहिएगा। चलिएगा, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं हमारा आज का कुछ टॉपिक और उसके प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, हमारा आज की क्लास का पहला जो पोर्शन आपके पास में आपके सामने है, एक टॉपिक है भाज्य संख्या, क्योंकि हमने पिछली क्लास में अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है ना। हमने किसके बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे कंपोसाइट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब होता है कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग चला जाए। बोलो क्या? जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग जाए तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य या फिर कंपोसाइट नंबर कहलाएगी। ठीक है, याद रखना है सबसे जरूरी बात। अब इसके कुछ उदाहरण जो है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, समझते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। तो डेफिनेशन की चर्चा करें तो क्या कह रहा है कि एक और स्वयं के अलावा, 2 बात ध्यान में रखनी, एक तो एक का और दूसरा स्वयं। एक तो एक का और किसका भाग जाना चाहिए, स्वयं का भाग जाना चाहिए, एक और स्वयं। ठीक है, बोलो किसका, एक तो एक का और दूसरा किसका, स्वयं का भाग तो जाता ही जाता है। इसके अलावा किसका, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग जाए, अन्य कोई भी संख्या हो जाए, अन्य कोई भी संख्या भाग जाएगा, वो क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी, है ना। अर्थात ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड क्या होते हैं, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, जिनके गुणनखंड संभव हो, जिनके फ्रैक्शन जो है वो क्या हो, संभव हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य बोलेंगे। जिनके गुणनखंड संभव हो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा, तो जिनके गुणनखंड संभव हो उसकी बात करेंगे। तो उदाहरण कहाँ शुरू होंगे, उदाहरण हमारे पास में शुरू होंगे 4। देखो ध्यान से, पहली भाज्य संख्या 4 है, ये याद रखना। सबसे छोटी भी यही है, क्योंकि देखो ध्यान से, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अगर हम लोग एक के बारे में बात करें तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 2 की बात करें, 2 क्या है आपके पास में, अभाज्य है। 2 क्या है आपकी, अभाज्य है। और 3 क्या है आपके, 3 भी क्या है, अभाज्य है। ठीक है, इस कारण से संख्या 4 जो है वो क्या कहलाएगी, आपके भाज्य है। तो पहली संख्या जो भाज्य है वो कहाँ शुरू होगी, 4 से। ठीक है, तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, है ना, 16, 18, 20, ऐसे जो संख्या, जो भी संख्या है, मैं सम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भाज्य की। ठीक है, तो ध्यान देखना। इसका अन्य नाम क्या है, हम लोग संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं और हम लोग क्या बोल सकते हैं, यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं। हाँ, किसका, भाज्य संख्याओं के ही अन्य नाम क्या है। अगर आपसे कहे संयुक्त संख्या तब भी भाज्य के बारे में बात कर रहा है, और यौगिक संख्या बोले तब भी किसके बारे में बात कर रहा है, भाज्य के बारे में ही बात कर रहा है। आपको ये बात ध्यान में रखना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4। ठीक है, अगला, अब क्या कह रहा है कि 4 सबसे छोटी, अगला पॉइंट ध्यान में रखना कि 4 जो सबसे छोटी समभाज्य है ना, समभाज्य भी है। और विषम कौन सी है, तो विषम आपके पास में 9 है। 4 के ऊपर बात ध्यान में रखना, अगला 9 के ऊपर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, 9 सबसे छोटी क्या है, विषम भाज्य है। बोलो क्या, 9 जो है वो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। उसके बाद में 1 से 100 तक संयुक्त संख्याएं कितनी हो जाएगी, 74 हो जाएगी। क्यों ऐसा हम लोग कह रहे हैं, देखो ध्यान से, 25 तो क्या है आपके पास में, अभाज्य है ना। बोलो 25 क्या है, अभाज्य है। अब 74 क्या है आपके पास में, 74 भाज्य है। 74 तो कितनी है आपके पास में, भाज्य है। और एक जो है वो तो न भाज्य और न अभाज्य है। ठीक है, तो पूरी मिलाकर के कितनी संख्या हो जाएगी, 100 संख्याएं हो जाएगी। पूरी मिलाकर के 100 संख्याएं हो जाएगी, ध्यान में रखना। तो 1 से 100 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, तो 74 है।
अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 25 है, और एक क्या क्या है, एक न तो भाज्य और न अभाज्य। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है, लिख लीजिएगा इसको। हाँ जी, छापिए इसको, है ना। ओके, लिख लिया होगा अब तक तो आपने। भाज्य संख्याओं के बारे में जो जानकारी थी वो आपको उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। हाँ, अब हम बात करें कि को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, ये भी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, बोलो क्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याएं, देखो प्राइम यानी कि अभाज्य, अभाज्य मतलब किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। अब कह रहे हैं कि सह अभाज्य मतलब अकेली नहीं है, दो संख्याएं आपस में किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए। पहली संख्या का दूसरी में भाग नहीं जाए, दूसरी का पहली में भाग नहीं जाए, तो आपस में क्या कहलाएगी, सह अभाज्य। साथ तो है लेकिन आपस में भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो क्या कह रहे परिभाषा, ऐसी दो संख्या जिनका आपस में भाग नहीं जाए, ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में भाग नहीं जाए, एक दूसरे में भाग नहीं जाए, तो वो क्या कहलाएगी, सअभाज्य संख्या कहलाएगी। एक बात। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ चुका है, ये याद रखना कि सह अभाज्य संख्याओं का महत्व यानी कि HCF हमेशा कितना होगा, एक। यानी कि कोई भी संख्याएं जब आपस में दोनों का भाग एक दूसरे में नहीं जाएगा, HCF हमेशा एक ही आएगा। तो याद रखिएगा, सह अभाज्य संख्याओं का महत्व यानी कि HCF एक होता है। तब आपने कहा सर कैसे, हमें समझ में नहीं आया, तो एक बार और अगला पॉइंट देख लो, फिर मैं बात कर लेता हूँ। लगातार दो प्राकृत संख्याएं आपस में सह अभाज्य होती है। लगातार दो प्राकृत संख्या आपस में क्या होती है, सह अभाज्य। कैसे, जैसे कि हमने कह दिया कि भाई 3 4, 3 अभाज्य है, ये 3 क्या है, अभाज्य है, और 4 क्या है, भाज्य है। लेकिन जब 3 और 4 का जोड़ा बनाया, दोनों मिल करके आपके पास 3 का भाग 4 में नहीं जा रहा है, 4 का 3 में नहीं जा रहा है, तो ये क्या बन गई, आपकी सह अभाज्य बन गई। बोलो क्या बन गई, तो सह अभाज्य बन गई। क्लियर है, जब आपस में भाग नहीं जाए। अब जरूरी नहीं कि पहली और दूसरी दोनों अभाज्य हो, दोनों भाज्य हो, आपस में भाग नहीं जाएगा तब आपके पास में ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक है, कोई भी दो संख्याओं, अब HCF कैसे, जैसे मान लो हम लोग कह दिया कि भाई 5 और 6, 5 और 6 का HCF अगर निकालें, तो ऐसे मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो जिसमें दोनों का भाग जाएगा, एक के अलावा किसी का भी भाग दोनों में जाएगा नहीं। अगर मैं 5 ले लूंगा तो 6 में नहीं जाएगा, 6 ले लूंगा तो 5 का नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा इसको लिख लें, फिर आगे बढ़े। ओके, चलिएगा अगला पॉइंट है परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके 2-3 उदाहरण बहुत आवश्यक है हमारे लिए। परिपूर्ण, देखो ये 6ठी क्लास के NCERT किताब में दिया हुआ है, परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिनके टुकड़े, टुकड़े का मतलब है गुणनखंड, बोलो ऐसी संख्याएं जिनके टुकड़े करने पर, टुकड़े करके उनको अगर जोड़े तो उस संख्या के बराबर ही आए। वापस से कह रहा हूं, ऐसी संख्याएं जिसके टुकड़े करके, टुकड़े का मतलब होता है गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड करके वापस से जोड़े उस संख्या के बराबर आ जाए, या फिर अगर उस संख्या को भी मिला दे तो डबल हो जाए। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग कह दें कि परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या की बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास में परिभाषा आपको दे रखी है। क्या दे रखी है परिभाषा, देखो कि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, जितने भी गुणनखंड है, ये क्या हुआ है, इसके जितने भी गुणनखंड है उन सबका योग जो है, जितने भी गुणनखंड है उन सबका योग जो है, गुणनखंडों का योग जो है उस संख्या के बराबर, जो भी संख्या होगी उसके बराबर होगी अगर उस संख्या को मतलब छोड़ करके, और अगर संख्या को शामिल कर दे, है ना, स्वयं संख्या को मिला दें, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना के बराबर होगा। ये परिभाषा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेकर के। इसके एग्जाम्पल फिक्स है, ये एग्जाम्पल आपके फिक्स है, याद रखिएगा।
कि एक 6 है, 28 है, 496 है, 8128। कम से कम ये 4 संख्याएं आपको याद रखनी है ना। इसके बाद में तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं जो इसको ढूंढने में भी दिक्कत रहेगी। ठीक है, ये सब के सब सहअभाज्य के उदाहरण है, लेकिन ये 4 जो आपके पास में है 6, 28, 496 और 8128, मैं इसको इन दोनों को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आप इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि किस प्रकार से संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या है, संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या है किस प्रकार से है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पर एक बार लिख लीजिएगा इसको। चलिएगा, वैसे एग्जाम्पल यहां करवा भी रखा था हमने। ठीक है, 6 के फिर भी हाँ, हम बात करें 6 को ले लें। देखिएगा, 6 से पहले कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कुछ और संख्या ले लें। जैसे हमने ले लिया कि 8, तो 8 के गुणनखंड, बोलो 8 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 8 के गुणनखंड, तो आपने बोला सर 8 इंटू 1 कर लो, और क्या हो सकते हैं? तो 4 इंटू 2 कर लो, और क्या हो सकते हैं? बस इतने हो सकते हैं। तो अगर हम इनको गुणनखंडों को जोड़ूं मैं, किसको? एक तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 8 के गुणनखंड, बोलो 8 के गुणनखंड। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड होंगे हमारे पास में, एक तो 1 आया था, 2 आया था, 4 और 8, ये 8 के गुणनखंड है। अगर इनके गुणनखंडों को दो स्थिति बनेगी। ठीक है, एक तो संख्या को छोड़ करके, स्वयं को छोड़ करके, स्वयं छोड़ करके अगर मैं जोड़ के देखूं, और स्वयं को मिला करके, दोनों स्थितियां देखेंगे स्वयं को मिला करके। बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान से देखना, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे 1, 2 और 4 को अगर मैं जोड़ूं, तो 1, 2 और अगर 4 को जोड़ूं तो टोटल कितना हो रहा है? 7। ठीक है, और 1, 2, 4 और 8 को अगर जोड़ूं तो आपके पास में 15 हो रहा है। तो अब हमारी परिभाषा क्या कहती है? देखो, परिभाषा क्या कहती है कि गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए। गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर, तो इसके गुणनखंडों का योग जो है वो कितना हो रहा है? 8, जबकि संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 8 है। ये हमारे पास में संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए 8 जो है वो परफेक्ट संख्या नहीं है ना, संपूर्ण संख्या नहीं है। ये संपूर्ण संख्या क्या है? नहीं है, ये संपूर्ण संख्या नहीं है। तो वैसे ही, या फिर क्या होना चाहिए? इसका डबल, तो 8 का डबल कितना आना चाहिए? 16, इसलिए ये भी क्या है? नहीं है, मतलब 8 नहीं है ना, तो मतलब ये आ रहा है ना ये आ रहा, मतलब दोनों स्थिति अगर इसको शामिल नहीं करेंगे तो ये खुद संख्या आ जाएगी, शामिल करेंगे तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा। अब एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लोग किसको ले लें? 6 को ले लेते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं 6 को, तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 6 के गुणनखंड की बात करें, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछने जैसी बात है। 6 के गुणनखंड, तो 6 इंटू 1, और क्या हो सकता है? 3 इंटू 2, और कुछ तो नहीं। तो 6 के गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 6। तो अब दो स्थिति बनेगी, या तो योग कर लो, 1, 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो ये बन रहा है 6। 1, 2 और 3 को जोड़ते तो बोलो कितना बनता है? 6। और अगर 1, 2, 3 और 6 को जोड़ लें तो ये बनता है 12। ठीक है, तो वही बात हम कह रहे हैं कि अगर उस खुद संख्या को छोड़ दो तो योग उस संख्या के बराबर, और अगर उस संख्या को शामिल कर दो तो उसका डबल आएगा। तो 6 का डबल कितना है? 12। तो क्लियर है, ये आपके पास में उस प्रकार से आ गया। हाँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 28 को लेके चलते हैं, फिर आगे चलेंगे ताकि क्लियर चीजें और हो जाए, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 28 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? तो 28 इंटू 1 और 14 इंटू 2, और क्या हो सकते हैं? 2 के पाड़े से 1 और 4 हो गया, 3 के पाड़े से जाएगा नहीं,
4 के बड़े से 7 चौक 28 और कुछ, बस इतना ही है ना। और क्या हो सकता है आपके पास में, ये नहीं है ना, इतना ही है। तो 28 के गुणनखंड क्या क्या हो गए हमारे पास में, 28 के गुणन हो गए 1 2 4 7 14, है ना। अगर संख्या को शामिल नहीं करें, 14 और क्या हो गया 28, अगर संख्या को शामिल नहीं करें यानी कि 1 2 4 7 और 14 को अगर मैं जोड़ूंगा, ठीक है, अगर मैं जोड़ूंगा तो ये वापस से कितना बन रहेगा आपके पास में, 28 ही बन रहा है। लेकिन अगर उस संख्या को मिला दें, कैसे, 1 2 4 7 14 और 28, अगर यहाँ तक मिला दूं, अगर मैं यहाँ तक मिला दूं तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसी संख्याएं जिसको गुणनखंड करने पर उनका टोटल उस संख्या के बराबर हो या फिर उस संख्या को भी शामिल करें तो डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको उदाहरण ध्यान में रखना है इन सब बातों के बीच में कि भाई संपूर्ण संख्या के क्या क्या उदाहरण है, तो 6 28 496 8128, बाकी याद नहीं रखोगे तो चलेगा, एग्जाम में इन चारों में से कुछ न कुछ हो सकता है, या इन चारों में से 3 लिख देगा और एक अलग लिख देगा और आपसे पूछ लेगा। क्लियर है, चलिएगा इसको लिखिएगा, फिर हम लोग अगले पेज को और लिखवा देंगे। हाँ लिखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ओके। हाँ अगले पेज को भी लिख लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आप उचित समझे, है ना, आपकी मर्जी, आपके घर की बात है भाई। चलिएगा अब आगे बात करें हम लोग, ठीक है। हाँ ये इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तो रह ही गया था, ध्यान से निकल गया मेरे को, ठीक, ले लिया ना, भाई हट जाता हूँ, फिर आप बोलोगे सर लिखने तो दो, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में और विषम संख्याओं के बारे में। ये तो आपको पता होगा, है ना, सम और विषम के बारे में कोई खास इतना सिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सम, जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का अंत अंक या मतलब अंतिम अंक या फिर इकाई अंक, ठीक है, अंत क्या बोलेंगे, इकाई अंक जो होता है वो क्या हो, 2 4 6 8 0 हो, 2 4 6 8 0 हो, वे क्या कहलाएगी, सम संख्या होती है। वो क्या होती है, सम संख्या। जैसे कि इसका इकाई अंक क्या है 2, सम संख्या, इकाई अंक क्या है 8, सम संख्या, ठीक है। विषम की बात करें, विषम की बात करें अगर हम लोग, तो क्या कहेंगे कि जिन संख्याओं के अंत यानी कि इकाई अंक में क्या हो, 1 3 5 7 9 हो, 1 3 5 7 9 हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी विषम संख्याएं कहलाएगी। जो भी संख्या हो, जितनी भी संख्या हो, सब के सब क्या कहलाएगी, विषम। हमको इकाई अंक को देखना है बस, है ना। अगर 1 3 5 7 9 में से आ गया, बोलो किस में से, 1 3 5 7 और 9 में से आ गया तो विषम, और 2 4 6 8 0 में से आ गया तो सम। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। अब ज्यादा कंसेप्ट नहीं बचे हैं, चलिएगा, सम और विषम हो गई है। अब आगे की बात करते हैं। हाँ, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या, ध्यान देखिएगा। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि जस्ट तुरंत पहले की, है ना, दी गई संख्या से ठीक पहले की संख्या। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, पूर्ववर्ती का क्या मतलब है, दी गई संख्या से ठीक पहले की संख्या जो होती है। पूर्ववर्ती का मतलब है कि जो भी दो संख्या दी गई है उसके जस्ट पहले की संख्या वो क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या। मतलब एक घटाने पर पूर्ववर्ती मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा कि 5 का पूर्ववर्ती क्या है, तो 5 का पूर्ववर्ती 5 में से एक कम कर लो, 5 में से एक कम कर लो, क्या हो जाएगा, 4 जो है वो क्या है, पूर्ववर्ती, जस्ट पहले का, ठीक है। जैसे हमने कहा कि 1589 का पूर्ववर्ती क्या हो गया, 1588, ठीक है। वैसे ही एक दो प्रश्न आपके सामने रखे थे, एक दो प्रश्न आपके सामने है कि निम्न की संख्याओं के पूर्ववर्ती ज्ञात करो, ठीक है, ए बी सी डी, ये चारों चार क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है कि 94 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 94 से पहले की संख्या, तो इससे एक कम कर लोगे, माइनस का एक कर लोगे तो 93 जो है, 93
3 जो है वो क्या है आपका पूर्ववर्ती संख्या है। वैसे ही आपको है ना 10,000 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, ये चारों के चार आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ, आपका कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो ये बताएगा मुझे कि आपकी अटेंडेंस है ना, मतलब आप क्लास को देख रहे हो। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको, फिर हम बात करते हैं एक और टॉपिक की। लगभग खत्म होने वाला हमारा टॉपिक है ना। ओके ओके, चलो हो गया होगा अब तक तो। हाँ, अगला आता है परवर्ती। ठीक है, संख्या। परवर्ती का मतलब बाद की संख्या। परवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या। परवर्ती संख्या बाद की संख्या क्या है, दी गई संख्या के ठीक बाद की, दी गई संख्या के ठीक बाद की संख्या, दी गई संख्या के ठीक बाद की संख्या जो होती है वो क्या होती है, या फिर एक जोड़ने पर जो भी मिलेगा। जैसे कि 6913, 6913 उसका परवर्ती क्या हो गया, तो 6914। जस्ट बाद की संख्या वो क्या कहलाएगी, आपकी परवर्ती। ठीक है, तो इन चार संख्याओं का परवर्ती आपको निकालना है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये काम तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है जस्ट एक जोड़ करके इसका आंसर देना है। तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में 4 प्रश्न वो और 4 प्रश्न ये, 8 प्रश्नों का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, केवल यही नहीं एक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, इतना निरस्ता के साथ जिंदगी नहीं जीना है ना। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है कि कोर्स पूरा हो जाए, लेकिन वो मज़ा जब तभी आएगा जब आप एक टीचर के साथ में अपनी बॉन्डिंग बनाओगे, अपना एक क्या बोलते हैं हम लोग, एक क्या कह सकते हैं, एक रिश्ता है ना, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक रिश्ता आप बनाओगे, तभी आपको मज़ा भी आएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं कमेंट इसलिए करवा रहा हूँ कि कमेंट से मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है ना, बात को समझना इसको। लेकिन कम से कम ये आपका जुड़ाव जो है ना, कि मुझे लगेगा हाँ यार पढ़ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, आपको भी थोड़ा मजा आएगा, हाँ यार ये आंसर दे रहे हैं, मैं कुछ रिस्पॉन्स करूंगा है ना आपके कमेंटों का, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका भी। ठीक है, क्लियर। तो आप आंसर जरूर देना मुझे। ठीक, लिख ले इनको, फिर हम लोग अब शायद प्रैक्टिस क्वेश्चन ही रहेंगे अब तो इसके बाद में। ओके, हाँ सॉरी, ओके। अब हमारे पास में एक तो बचता है रोमन संख्या है, वो हम लोग जब क्वेश्चन आएंगे तभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग रोमन संख्याओं की चर्चा नहीं करेंगे, अब हम प्रश्नों की बात करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। अब जितने भी प्रश्न करेंगे अब चर्चाएं करेंगे प्रश्नों की। हाँ ठीक है, तो पहला प्रश्न लगभग ये मान के चलो आपको 70 से 80 या 100 प्रश्न, लगभग 100 प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले भी करा चुका हूँ प्रश्न है ना, कम से कम 20-25 प्रश्न तो मैं पहले करा चुका हूँ। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 70, 80, 90 और 100 तक है ना, कोशिश करूंगा लगभग 100 के आसपास प्रश्न रहें, ताकि आपको कोई और गाइड खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे। प्रश्न भी रहेंगे, उनके सॉल्यूशन भी आपके पास में रहेंगे। पर आप नोट्स बना लीजिएगा है ना। जो लोग, सुनना ध्यान से एक और बात, कि जो लोग मेरे पास में ऑफलाइन पढ़ चुके हैं है ना, उन लोगों को भी मैंने इतने प्रश्न नहीं कराए हैं, तो वो लोग भी इस नोट्स को अपडेट कर ले हुए। बोलो क्या कर रहा हूँ मैं, पूरा मतलब जो लोग ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं किसी भी कोचिंग में, 2-3 कोचिंगों में, जहाँ से भी आप लोग मुझे पढ़े हो, पिछले जस्ट तुरंत वाले बैच या उससे 1 साल पहले वाले बैचों में भी अगर आप मुझसे पढ़े हो और इस वीडियो को देख रहे हो है ना, पहले तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई हाँ कौन कौन लोग देख रहे हैं ना, मैडम भी है, सर भी है, जो इतने भी लोग हैं है ना, एक बार तो कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले, मुझे याद दिलाना कि हाँ कौन से बैच के हो आप। ठीक है, एक बात है। अब क्या करना आपको कि आपके जो नोट्स क्लास में बनवाए हैं हमने, उसको अपडेट कर लेना उसमें, या एक पेज, 1 या 2 पेज ऐड कर लेना जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम के समय फिर वीडियो नहीं देखना पड़े है ना। इसको शांति से बैठे बैठे इसको देख करके पूरा कर लेना। ठीक है, हाँ ये क्या चीज हो गया रे, चलो कोई नहीं। हाँ, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या है, ये प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर आने चाहिए मेरे प्रश्न सोल्व करने से पहले। निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। अब पहले सवाल आना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। हम पहले ही बता चुके हैं, फर्स्ट क्लास में ही बताया है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, जितने लोगों का आंसर आ गया है वो मुझे पहले कमेंट में सोल्व करके बताया कि सर ये आंसर आ रहा है। ठीक है, भले ही मैं वीडियो कमेंट को बाद में पढ़ूं, मतलब उससे बिल्कुल नहीं है ना। कम से कम आपके मन में जो विचार आया है, ये हो सकता है आप लोग कमेंट कर दें, फिर अपने आप को चेक करें है ना, इन्वॉल्व करें इस
साथ में आपको मजा आएगा पढ़ने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या है? देखो हमने प्राकृत संख्या के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, वापस हल्का हल्का रिवीजन करा दूं मैं। प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्या। अगर हम लोग बात करें कि प्राकृत संख्या की बात करें, इसको हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं, है ना। प्राकृत संख्या यानी कि अगर हम लोग एन से लिखे, अगर प्राकृत संख्या यानी कि एन, तो एन जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? एक से शुरू होता है, और कहाँ तक जाएगा? तो इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाने वाली संख्या है जो है वो प्राकृत संख्या है। तो क्या करें कि निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या है? देखो -3 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, है ना। एनालाइज करना सीखो, क्यों? क्योंकि भाई ये जो संख्या है एक से शुरू होकर के अनंत तक जा रही है, यानी कि माइनस का तो आने के सवाल ही नहीं उठता। अब पाई, पाई क्या है? पाई तो है ही नहीं, क्योंकि एक से लेकर के 100 तक गिनती बोलो, 1000 तक बोलो, करोड़ों तक बोलो, अरबों तक बोलो, लेकिन पाई कभी भी आने वाला नहीं है। हाँ, अगला है आपके पास में जीरो। तो जीरो भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सॉरी, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्राकृत संख्या तो एक से शुरू हो रही है, तो जीरो तो आ ही नहीं रहे, तो जीरो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो निम्न से प्राकृत संख्या का क्या उदाहरण है? तो मतलब एक जो है वो प्राकृत संख्या, बाकी इसमें से कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, लिख लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिएगा, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या? तो आपको उदाहरण मिल गया होगा। ठीक है, अब हम बात करें अगले प्रश्न की। हाँ, प्रश्न ये है कि जीरो के संबंध में असत्य कथन है। जीरो के संबंध में असत्य कथन क्या है, ये आपको पता करके बताना है कि भाई जीरो के संबंध में गलत कथन क्या दे रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो क्या कह रहा है कि जीरो के संबंध में असत्य कथन क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, आपको देखना है, इसको लिख लेना है, इसको इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है। मतलब इसके एक आध ऑप्शन, एक या दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ, जीरो के संबंध में क्या कह रहा है? असत्य कथन कौन सा है? तो क्या कह रहा है कि जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो वैसे मैंने लिखवा रखा है, अगर आप देखेंगे नोट्स को पलट करके, तो पूर्ण संख्या जो होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की बात करें तो वो संख्या, इसको हम लोग W से लिखते हैं, और ये संख्याएं जीरो से प्रारंभ होकर के कहाँ तक जाएगी? तो अनंत तक जाती है। बोलो कहाँ से प्रारंभ होकर के? जीरो तक। तो अब जीरो, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? जीरो। तो पूर्ण संख्याओं के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या है? जीरो है। और ये क्या कह रहा है कि जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये तो सही है, ये तो सही है। क्लियर है? अगला, जीरो किसी भी पूर्ण संख्या का प्रतिवर्ती नहीं है ना। अब प्रतिवर्ती का क्या मतलब है? जीरो किसी भी पूर्ण संख्या का प्रतिवर्ती नहीं है। मैं जस्ट बाद में एक बार चर्चा करते हैं। ठीक है, जीरो का किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जीरो का किसी संख्या में भाग किया जाए तो अपरिभाषित प्राप्त होता है। चार चीजें हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पहला पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया है। अगला कि जीरो किसी भी पूर्ण संख्या का प्रतिवर्ती नहीं है। अब यहाँ एक शब्द आ गया है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे पास में नहीं है शायद से। जीरो किसी भी संख्या, पूर्ण संख्या का, इसका आंसर क्या होगा वो बताता हूँ मैं। इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा हम काम करेंगे अभी, जस्ट एक बार इसका आंसर को चेक कर लीजिएगा, फिर ठीक है क्लियर कर दूंगा क्या चीज है। जीरो किसी भी संख्या में, जीरो का किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। अगर जैसे मान लो कि मैं लिख दूं 5 में गुणा जीरो का कर दूं, तो बोलो क्या होता है? तो 5 में अगर गुणा करूंगा जीरो का तो क्या प्राप्त होगा? तो मेरे पास में जीरो। और ये क्या कह रहा है कि जीरो का किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होगी। तो ये तो बात क्या कह रहा है कि भाई असत्य है, गलत बात बोल रहा है। ठीक है, अब जीरो का किसी संख्या में भाग दिया जाए तो अपरिभाषित हो जाता है। जैसे मान लो कि 5 में अगर मैं जीरो का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का मतलब होता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। ठीक है, तो अब ये बात भी सत्य है।
अब देखना बात को कि ऐसा बहुत बार होगा कि जैसे मैं एक ऑप्शन में कंफ्यूज हूं शब्द में, क्योंकि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे पास में नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी बहुत बार शब्द एक आध ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शन से मेरे पास में क्लियर हो गया भाई कि ये गलत है, इसका मतलब ऑप्शन आंसर तो आना है आपका, इसका आंसर तो आना है ऑप्शन सी। अब रही बात की जीरो किसी भी पूर्ण संख्या का प्रतिवर्ती नहीं है ना। तो अब या तो यहां पर शब्द या तो योज्य प्रतिलोम होता, ठीक है, योज्य प्रतिलोम होता तो कुछ हो सकता था मेरे हिसाब से, पर अब इसने शब्द दे दिया कि जीरो किसी भी पूर्ण संख्या का प्रतिवर्ती नहीं है। तो अभी तो हम लोग यही कि भाई इसके हिसाब से तो सत्य कथन मान करके चल रहे हैं, ठीक है। एक बार इस शब्द के ऊपर फोकस करना, अभी हम सत्य ही मान के चलना, क्योंकि ये वाला गलत है, पक्का गलत के अनुसार हमारे पास में जीरो किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, यही आपके पास में है, ठीक है। अब प्रतिवर्ती की जगह योज्य प्रतिलोम होता तो हम लोग कहते हैं कि जीरो किसी भी पूर्ण संख्या का प्रतिवर्ती नहीं है। तो यहाँ एक ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसको चेक करके आपको क्लियरली बताऊंगा कि भाई क्या मैटर है, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पर शब्द क्या यूज कर दिया इसने, ठीक है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो या किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो या मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि यहाँ मुझे इस शब्द के ऊपर डाउट है, ठीक है। इसको मैं एक बार मैं चेक करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करा दूंगा कि भाई क्या कंसेप्ट में कहाँ गड़बड़ी है, ठीक है। गलत नहीं बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा, आंसर तो इसका ये होना तय है। क्यों? क्योंकि भाई जीरो में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वो जीरो आता है, और वो कह रहा है कि भाई वो तो संख्या खुद आएगी, जैसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए असत्य तो यही है, ठीक है। चलो बात करेंगे बाद में आगे, अभी टाइम खराब नहीं करते। अगला देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से प्राकृत पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती विद्यमान नहीं है। क्या ही शब्द लिख दिया, प्राकृत और पूर्ण दोनों एक साथ कैसे लिख दिया, दोनों शब्द एक साथ नहीं होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक ही मिस्टेक कर रखी है यार। हाँ क्या कर रखा है, हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये शब्द नहीं होना चाहिए। तो आप नोटिस कर लीजिएगा, निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती विद्यमान नहीं है, निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती विद्यमान नहीं है। देखो दो का पूर्ववर्ती क्या है, तो दो का पूर्ववर्ती एक होता है, ये तो विद्यमान है, ठीक है। अब एक का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, एक का पूर्ववर्ती होता है जीरो, तो ये भी है। 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, तो 999, तो ये भी है। जीरो का पूर्ववर्ती -1 होता है, और -1 जो है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, -1 जो है वो किसके अंतर्गत नहीं आएगा, पूर्ण संख्या के अंदर, इसलिए आपका आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती विद्यमान नहीं है, तो जीरो का पूर्ववर्ती विद्यमान नहीं है, आंसर आपका ये बनेगा, ये वाला, ठीक है। अब ये मत कहना सर सब में आपने टिक लगा दिया, सब में टिक का वजह कुछ और है ना, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टिक लगाया है, अब हटाते नहीं तो आप लोग कहेंगे सर आपने तो सब में टिक लगा दिया तो कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब उनका पूर्ववर्ती विद्यमान है, खाली जीरो का पूर्ववर्ती विद्यमान नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके वैसे तो -1 होता है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है। लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं ना। सॉरी, हाँ क्या कह रहा है प्रश्न, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 871929, है ना, 87,000 क्या कह रहा है, 8,71,929, है ना। फिर आप बोलोगे सर ने पढ़ा गलत, 3 के जोड़ा बना लो पहले, फिर 2 के जोड़ा, फिर 1, तो 8,71,929 का परवर्ती का मतलब 10 बाद का, तो है ना 8,71,929, तो अब ये तो सब कुछ वैसे रहेगा, तो यहाँ पर आपको एक ऐड करोगे प्लस का 1, तो 29 की जगह कितना हो जाएगा 30। तो अब
आपका आंसर क्या बन जाएगा, 8719 है ना, 8,71,930 बन जाएगा, 8,71,930। तो 872, देखो ध्यान से, 872 ये पॉसिबल नहीं है, 872 ये पॉसिबल नहीं है। अब 871 इसमें भी है ना, 871 नहीं, यहाँ पर क्या है 971, 871 के बजाय क्या दे रखा है 971, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये अब केवल क्या है आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 8,71,930। ठीक, तो संख्या 87, 19 और 29 का परवर्ती यानी कि जस्ट बाद की संख्या कौन सी होगी, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें, संख्या 6 जो संख्या है इसका परवर्ती सॉरी, इसका परवर्ती आपको ढूंढ के बताना है। ठीक है, ये तो बता ही सकते हैं आप लोग आंसर कि नहीं बता सकते हैं, कोशिश तो करके बताओ, मुझे कोशिश तो करके बताओ कि होगा कि नहीं होगा। आप लोगों से हो जाना चाहिए वैसे, है ना, बोलो क्या होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मामला गड़बड़ है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जहाँ 6 हैं तो 4 बार तो 6 रहेगा, है ना। देखो 6 6 6 6 और अगला है वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 4 बार 6 देख लो एक बार। तो देखो ध्यान से, ये 4 बार 6 यहाँ पर भी है, 4 बार 6 यहाँ पर भी है, 4 बार 6 यहाँ पर भी है और 4 बार 6 यहाँ पर है, और अगला क्या आना चाहिए 7। तो 7 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी एकदम करेक्ट हो गया। कुछ भी मेहनत नहीं करनी थी इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। हाँ, एक आध प्रश्न, अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब क्या कह रहा है, हाँ ये प्रश्न आपके सामने है। क्या है प्रश्न, देखो कि 5,832 है ना, और 9,000 सॉरी कितना 94,000, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, बराबर तो है 94,167। ठीक है, हाँ जस्ट यहाँ नीचे से क्या होता है कि एक लाइट के रिफ्लेक्शन आता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखने में दिक्कत रहती है, तो एकदम मिक्स हो जाता है ना। तो 94,167 और उसमें 5,832 दोनों को जोड़ लो पहले। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो बोलो कितना बन जाएगा, 9 9 9 9 और 9। ठीक है, बोलो कितना हो गया 1000 सैकड़ा, और आपके पास 99,999। तो अब आपके पास में 99,000 है तो कितना बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा, है ना। पर 1 लाख कहाँ बन रहा है, देखो ऑप्शन सी पर ही बन रहा है इसका अगला, क्योंकि बाकी तो ये क्या है 1 लाख तो नहीं है, 1000 सैकड़ा या 9 लाख है ना। आपके पास में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या करना है प्लस का 1 जोड़ेंगे, और जैसे ही 1 जोड़ेंगे आपके पास में 1 लाख बन जाएगा। बोलो कितना बन जाएगा, ठीक है 1 लाख बन जाएगा, 1 0 को हटाना पड़ेगा, हाँ ठीक है 5 0 ठीक है अपने पास। तो आंसर क्या बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा इसका परवर्ती अंक। ओके, इसका पूर्ववर्ती निकालना है आपको, दोनों को जोड़ करके उसका पूर्ववर्ती क्या होगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसका देखो ध्यान से आपके पास में 8 और 8 6, देखो ध्यान से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें। यहाँ पर कितना आपके पास में 8 है, तो यहाँ पर कितना है 8, और 8 और 8 को आपने जोड़ा, 8 और 8 को आपने जोड़ा तो कितना हो रहा है 16। ठीक है, 8 और 8 को 16, तो 6 से पहले की संख्या क्या होगी, 6 में से 1 घटा दोगे तो 5 आएगा, तो 6 से पहले की संख्या इकाई अंक 5 होना चाहिए, तो 5 ये रहा, तो ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अब मैंने पूरे को नहीं जोड़ा, देखो ध्यान से, क्योंकि नॉर्मली मैं क्वेश्चन इस प्रकार से ही करता हूं, तो इसलिए बहुत बार मेरे को भी दिक्कत आती है जोड़ने घटाने में, है ना। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि मैं आलसी इंसान हूँ, कुछ न कुछ जुगाड़ ढूंढ करके अपना आंसर निकाल लेता हूँ, और अब ये जो है वो आदत में आ गया, तो वो इसलिए फिर मुझे कभी जोड़ करना पड़ता है, वो जोर आता है। लेकिन सिखाना आपको, तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपको सिखा दूँ। मैंने क्या किया, देखो इकाई अंकों को जोड़ लिया, इस 8 में इस 8 को जोड़ा, तो 8 और 8 16 हो गया, इकाई में 16 होगा, तो लास्ट वाला अंक कितना होगा 6, लेकिन एक कम करना पड़ेगा, 6 से एक कम क्या होगा 5, और 5 वाला ऑप्शन एक ही है,
सी वाला, तो आंसर वही होगा। ठीक है, अब इसको डिटेल से देख लेते हैं कि भाई क्या है। तो हम लोग लिख लेंगे 97348। देखिएगा, बड़ी जो संख्या है उसको पहले लिखिएगा और ऊपर लिखना, ताकि आपके लिए छोटी संख्याओं के लिए इजी हो जाएगा। 5 6 2 8, अगर आप जोड़ते तो 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 4 6 और 1 7, 3 6 है ना, आपके पास में 9 हो गया। और यहाँ पर हो गया आपके पास में 12, 2 हासिल 1 और 10। ठीक है, तो ये आपके पास में आएगा 10 29 76, और उसमें से एक घटा लो, एक घटा लेंगे क्या हो जाएगा, 10 29 75 आएगा। 10 29 75 आपका आंसर आएगा, 10 29 75। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छापिएगा इसको। सॉरी। हाँ जी, अब ये तो सिंपल सा सीधा प्रश्न दे दिया। 8350 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 8349 हो जाएगा। 8349 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई खास चीज नहीं थी। बोलो 1 मिलियन का पूर्ववर्ती क्या होगा? ये बढ़िया प्रश्न है। 1 मिलियन का पूर्ववर्ती क्या होगा? इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया हो सकता है। 1 मिलियन का पूर्ववर्ती क्या होगा? अब पहले पता होना चाहिए कि मिलियन क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, इनको समझाने के लिए मुझे 3-3 के जोड़े बनते हैं। इसमें कितनों कितनों के जोड़े बनेंगे? 3-3 के जोड़े बनते हैं। अब 3-3 के जोड़े का क्या मतलब हुआ उसको देखो। 1 2 3, फिर अगला 1 2 3, फिर अगला 1 2 3, फिर अगला 1 2 3, इस प्रकार से चलेगा। फिर अगला 1 2 3। ठीक है, पहले वाले को हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दूसरे को पढ़ते हैं दहाई, और तीसरे को पढ़ते हैं सैकड़ा। और इस पूरे भाग को, इन तीनों अंकों को हम लोग पढ़ते हैं हजार से। बोलो किससे पढ़ते हैं? हजार से। फिर इन तीनों को पढ़ते हैं हम लोग मिलियन से। किससे? मिलियन यानी कि एम। मिलियन यानी कि हम लोग किससे लिखते हैं इसको? एम से लिखेंगे। और उसके बाद में अगले तीनों को पढ़ते हैं बिलियन से। बोलो किससे? बी यानी कि बिलियन। और उसके बाद में अगले तीन जो आते हैं आपके पास में ट्रिलियन, है ना, टी से लिखते हैं ट्रिलियन, और हम लोग टी से लिखते हैं। तो क्या कह रहा है? 1 मिलियन। 1 मिलियन, अब 3-3 के जोड़े होते हैं आपके पास में 1 मिलियन, तो ये मिलियन वाला है। मिलियन में कितना? 1 मिलियन। ठीक है, बाकी को 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 1 मिलियन में कितने 0 हो गए? 6 0। 1 मिलियन का पूर्ववर्ती, अब इस इकाई है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 9 लाख, है ना, 9,99,999। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इकाई है सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 99,000 ये तो होगा नहीं, ये तो संभावना पूरी नहीं है। अब इन दोनों में देखो, इकाई है सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 9,99,999, यही होगा। ठीक है, अगर इन तीनों दो और ये 99 लाख तो नहीं हो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्लियर है? तो पहले हमने इसमें बदल दिया, उसमें से एक फिर क्या कर दिया? कम कर दिया, है ना। जो भी आएगा उसमें से एक कम कर दोगे तो बाकी एज टीज हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हाँ। अब आपके पास में अगर लगता है आपको घटाना नहीं आता तो देखो ध्यान से, 10 1 2 3 हो गए, 4 और 6, इसमें से आपको एक को घटाना है। ध्यान समझना, हासिल वासिल की कोई चिंता नहीं करना है, हासिल वासिल की किसी भी प्रकार से चिंता नहीं करना है। ये जो आपके पास में 10 है उसमें से एक घटा लो, 10 में से एक को आपने घटा लिया तो 9 आ गया, और बाकी सबको, क्योंकि सब में 0 0 है तो 9 लिख दो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर बन जाए। ठीक है, ये आपके घट गया और आ गया। अगला प्रश्न देखें, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये तो शायद सब कर लिया था। सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या क्या है? तो 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। रिपीट हो गया क्या प्रश्न? हाँ, यदि a कोई पूर्ण संख्या है तो ठीक है, a कोई पूर्ण संख्या है, यानी कि a में अगर मैं a कोई पूर्ण संख्या है तो क्या होगा? देखो ध्यान से, अब ये कह रहा है कि 0 में अगर मैं a का भाग लगाऊं तो 0 ही आएगा, पहली बात। ठीक है, 0 में a का भाग लगाएं तो यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना चाहिए था उसको, जहां a जो है वो बराबर नहीं है किसके? 0 के। ठीक है, जहां a का मान आप 0 नहीं रख सकते हो, अगर 0 रख दिया तो फिर अपरिभाषित हो जाएगा। एक स्थिति ये बन रही है। ठीक है, 0 में a का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, अगर ऐसा होता कि a में 0 का भाग तो ये बनता आपका अपरिभाषित। ठीक है, अगर a में 0 का गुणा करते हैं तो ये 0 बनता। a में अगर 0 को जोड़ते हैं तो a आता, और a में अगर 0 घटाते हैं तो भी आपका a आता। क्लियर है? तो आप इसको लिख लीजिएगा। आंसर क्या बन जाएगा आपका? यदि a कोई पूर्ण संख्या है तो 0/a आपके पास में 0 ही बनेगा। क्लियर है? तो ठीक है, इतने प्रश्नों को हम लोग खत्म करते हैं। अगले क्या है? अगले 2-3, अच्छा इनको समझाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रश्न है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। हमने 11 प्रश्न देखे हैं, इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप शेयर कर सकते हो किसी को तो कीजिएगा। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी, पर आप खुद ज़रूर पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।